हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि साहनी और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व। इस वीडियो में हम लोग 30 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट इज वन इज एमसीक्यू प्लेलिस्ट। जितने भी हम लोगों ने अभी तक एमसीक्यू सॉल्व करे हैं उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली जाके उस प्लेलिस्ट में सभी एमसीक्यूज को पा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अबाउट रिसर्च एमसीक्यूज। हम अभी तक 2 मैराथन्स कर चुके हैं अबाउट रिसर्च एमसीक्यूज के ऊपर। इसमें हमने 100 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आप अगर रिसर्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो दोनों ही मैराथन्स को देख सकते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। Who among the following has defined culture as essentially a response to human needs? मतलब ऐसे कौन से स्कॉलर हैं या थिंकर हैं जिन्होंने कल्चर को इक्वेट किया है विद ह्यूमन नीड्स को पूरा करने वाला, मतलब रिस्पॉन्स टू द ह्यूमन नीड्स। ठीक है ना। तो कल्चर का काम है ह्यूमन नीड्स को पूरा करना। तो ये बात कही है मेलेनोस्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन और सॉरी रेडफील्ड एंड ब्राउन। यहाँ गलत हो जाएंगे, ये लिंटन है, LINTON। ठीक है, ये भी गलत है। मेलोनोस्की वुड बी द राइट आंसर। तो हम लोग बहुत सारे कल्चर से रिलेटेड थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हैं। जो मेलोनोस्की का पर्सपेक्टिव है दैट इज अबाउट रिस्पॉन्स टू ह्यूमन नीड्स। ठीक है ना। सेकेंड इज Which among the following is Edward Said's क्यूएन फीचर ऑफ ओरिएंटलिज्म? देखिए, दो चीजों के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट और ओसिडेंट का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है ना। तो ये दो वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। अब जो ओरिएंटलिज्म का जो यहाँ तात्पर्य है वो ये है कि जो भी ईस्ट सॉरी जो वेस्टर्न वेस्टर्न के लोग हैं, वेस्ट के लोग हैं, आप लोगों ने वर्ल्ड मैप देखा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज यूरोप और यूरोप के जो ईस्ट में है ना, दैट इज बेसिकली ओरिएंट। ठीक है ना। यहाँ पे ये वेस्ट कंट्रीज हैं और इधर जो यूरोप के इधर है ना ईस्ट साइड, ये जो होते हैं ना, ये हमारे कौन है, ओरिएंट है। ठीक है ना। तो ये माना जाता है कि जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है ईस्ट को लेके वो ये है कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव हैं, अनसिविलाइज्ड है, मैच्योर नहीं है, इन्हें बिहेव करना नहीं आता है। तो इस तरीके की फॉल्स इमेज, एक गलत इमेज बनाई गई है दुनिया के सामने। ये चीज स्थापित करी गई है वेस्ट के द्वारा ये चीज स्थापित करने की कोशिश करी गई है और करी गई है। तो ये यहीं पर इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि ओरिएंटलिज्म का क्या मतलब है। ठीक है ना। व्हाट इज द फीचर फॉल्स इमेज ऑफ द ओरिएंट? ओरिएंट मतलब ध्यान रखिएगा ईस्ट की बात हो रही है। फेब्रिकेटेड मतलब कुछ उसमें खराबी कर दी गई है, कुछ काला बाजारी करी गई है। एज प्रिमिटिव, अनसिविलाइज्ड एंड अदर, दिस इज द राइट ऑप्शन। द डिस्कोर्स अबाउट ओरिएंट विच टॉक्स अबाउट द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ द ओसिडेंट, ये सब बात गलत है। And economic movement more than an intellectual approach, this is also wrong. They talked about millennia old prejudice and justified colonial, this is also wrong. The answer is false image of the Orient fabricated as primitive, uncivilized and other. Remember this fact. Question number 3. The book Folkways was first published in 1906 and it was written by whom? So this is the book by Sumner and it's an important book, so remember it. Question number 4. According to Dumo, the caste hierarchy is solely determined by the principle of what? Purity, pollution, economic condition, numerical strength, the power and authority. The answer is purity and pollution. Remember the keywords about Dumo. When Dumo talks about caste या caste के perspective की जब उनकी बात करते हैं तो we talk about ritual hierarchy. ठीक है ना। Ritual hierarchy, that is also purity and pollution. और सबसे ज्यादा प्योर कौन होगा? कौन सा वर्णा सिस्टम में कौन सबसे ज्यादा प्योर है? ब्राह्मण्स। ठीक है ना। तो रिचुअल प्योरिटी इज द कीवर्ड फॉर टूमो। रिमेंबर दिस फैक्ट। इकोनॉमिक कंडीशन एंड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इन सब की बातें जो है एम एन श्रीनिवास जी ने करी है। अगर एम एन श्रीनिवास जी का जो डोमिनेंट कास्ट के जो अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, इकोनॉमिकली मतलब अच्छे कंडीशन में है, नंबर एक बड़े नंबर की स्ट्रेंथ में लोग मतलब बड़े नंबर में रह रहे हैं, और वेस्टर्न एजुकेशन, ये सब कुछ फीचर्स हैं डोमिनेंट कास्ट के अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास। लेकिन हमने यहाँ पे डूमो की बात करी है। डूमो जो है प्योरिटी एंड पोल्यूशन या रिचुअल हायरार्की की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. विच वन
रिफर्स टू द नॉन मटेरियल कल्चर। आई बिलीव कि आपको मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच का डिफरेंस पता होगा। मटेरियल कल्चर का मतलब होता है दैट यू कैन, लाइक फॉर एग्जांपल, जिन चीज़ों को आप अगर मान लीजिए टच कर पा रहे हैं, ठीक है ना, एक सिंपल सा एक डिफरेंस ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल गोल्ड है या आपके पास आइलैंड है, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? ये मटेरियल कल्चर के उसमें आ जाएगा। नॉन मटेरियल कल्चर वो होंगे जैसे आपके आइडियाज़ हो गए, ठीक है ना, आपका कोई थिंकिंग हो गया, आपके पर्सपेक्टिव हो गए, ठीक है ना, आपका बिलीफ सिस्टम हो गया, ये सब क्या है? ये आपके नॉन मटेरियल कल्चर है, यू कांट टच इट। तो आइडियाज, वैल्यूज, बिलीव, दिस इज राइट। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, ये तो मटेरियल कल्चर है। मटेरियल विच आर नॉट कल्चरली शेप्ड, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक इकोलॉजिकल कंडीशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द आंसर इज आइडियाज एंड वैल्यूज एंड बिलीव्स। Question number 6. Who among the following sociologists assert that it is not the consciousness of a man that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness? देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये आपका कॉन्शियसनेस नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस नहीं है जो ये बताती है कि आप क्या बने, ठीक है, व्हाट इज योर सोशल बीइंग, बट इट इज एक्चुअली योर सोशल बीइंग। सोशल बीइंग, लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक लेबर हैं, या कह दीजिए रोज दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेज अर्नर है, ठीक है ना, आप दिहाड़ी मजदूर हैं। या हो सकता है दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं। तो आपका सोशल बीइंग दोनों ही केसेस में देखिए कैसे अलग है। इस केस में, लेबर के केस में, आप दिहाड़ी मजदूर हैं और ये आपकी सोशल बीइंग है। सीईओ हो आप इस केस में, ये आपकी सोशल बीइंग है। दिस इज हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ सोसाइटी, दिस इज हाउ द पीपल आर एबल टू आइडेंटिफाई यू एज अ पर्सन, ठीक है ना। तो ये आपकी सोशल बीइंग हो गई। तो यहाँ पे वही वो कह रहा है कि आपकी जो ये स्थिति है वो बता रही है कि आपका कॉन्शियस लेवल क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है आपकी, ठीक है ना। और ये सब जो बातें हैं, कॉन्शियस क्लास, कॉन्शियसनेस, क्लास इन इटसेल्फ का सॉरी क्लास फॉर इटसेल्फ, ये सब बातें किसने करी हैं? कार्ल मार्क्स जी ने करी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7. अ चाइल्ड प्रिटेंडिंग टू बी अ टीचर और एक्टिंग लाइक अ मदर फादर, ये मीट के कौन सी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आती है? स्टेज तो दिस इज प्रिपरेटरी स्टेज, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल शुरुआती की स्टेज हो गई। प्ले स्टेज, दिस इज राइट, गेम स्टेज नहीं है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी नहीं है। द आंसर इज प्ले स्टेज, रिमेंबर दिस फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8. What is the determining characteristic of a cult, new religious movement compared to sect? ओके, तो देखिए कल्ट को हम न्यू रिलीजियस मूवमेंट भी कहते हैं और हमें यहाँ बताना है कल्ट और सेक्ट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? कल्ट इज ऑलवेज मच लार्जर देन सेक्ट, ऐसा नहीं है। कल्ट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू एलियन रिलीजियस ट्रेडिशन, ये बिल्कुल सही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओशो, या आप हिप्पी मूवमेंट्स को देख सकते हो, ठीक है ना। कल्ट इज एक्चुअली ऑलवेज सपोर्टेड बाय टैक्स, नहीं। A cult focuses only on economic redistribution. This is also wrong. Cult introduces a new alien religious tradition into a society. This is the right one. कुछ चीज़ें देख लेते हैं, लाइक ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चर्च, डिनोमिनेशन, सेक्ट, कल्ट या ये कह दीजिए न्यू रिलीजियस मूवमेंट। इनका साइज किस तरीके का होता है? देखिए चर्च लार्ज होता है, डिनोमिनेशन लार्ज और मीडियम दोनों हो सकता है, सेक्ट छोटा होता है, कल्ट भी छोटा होता है। टेंशन क्या रहती है इनकी? इनकी जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग विद द सोसाइटी कैसी रहती है? यहाँ पे हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब किस तरीके का संबंध है इन लोगों का सोसाइटी के साथ। इनका लो टेंशन रहता है। टेंशन कैसी है? मतलब लो टेंशन रहता है इनका, ये बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। डिनोमिनेशन लो है एंड इट्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, दे हैव एक्सेप्टेड द सोसाइटी एंड सोसाइटी हैज समहाउ एक्सेप्टेड देम। सेक्ट का हाई रहता है, लोग मतलब ये भी रिजेक्ट करते हैं बिलीफ सिस्टम को, और लोग भी कुछ अच्छा इनका रहता नहीं है। कल्ट है हाई, इनोवेटिव या फॉरेन तरीके, मतलब इनका मतलब वही हो गया हिप्पी या ओशो का, मतलब कल्ट है, नया रिलीजियस मूवमेंट लाए हैं। एंड इनकी जो टेंशन है विद सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के टेंशन का मतलब है एक्सेप्टेंस लेवल, वो बहुत लो है, ऐसा मान के चलो। मेंबरशिप कैसी रहती है? देखिए चर्च में तो हम धर्म में पैदा ही हुए हैं, हम हिंदू पैदा हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल हम पूजा ही उनकी कर रहे हैं। हम जैसे क्रिश्चियन हो गए तो हम चर्च जा रहे हैं हर बार संडे को, ठीक है ना। डिनोमिनेशन में वॉलेंट्री सोशलाइज, सेक्ट में भी वॉलेंट्री होती है, प्रूवन फेथ, एंड कल्ट इज ऑल्सो वॉलेंट्री इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है ना। लाइक अगर आप ओशो का केस में देखोगे तो विनोद खन्ना एक बहुत बड़े एक्टर रहे हैं और उन्होंने ओशो को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। वो चले गए थे एक्टिंग करियर अपना छोड़ के और ओशो की शरण में चले गए थे, बट वो फिर वापस आ गए थे, तो वॉलेंट्री है।
ऐसा नहीं है कि आप उसमें मतलब इन्वॉल्व हो गए तो हो गया, ऐसा वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Which characteristic best describe denomination in a religiously pluralistic society? Pluralistic society मतलब बहुवचन, प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन, ठीक है ना? तो ये कौन है? अच्छा, इसका करेक्ट से बताना। इट क्लेम्स टू बी ओनली, देखिए ओनली तो आगे तो गलत हो गया। It is the mainstream group that accepts its place along with other, yes, because denomination is basically the established ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैब्लिश हो जाती है, मतलब ये अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होते हैं। इट रिलाइज एंटायरली ऑन अ सिंगल करिस्मेटिक लीडर, दिस इज कल्ट, ठीक है ना? ये कल्ट की करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि कल्ट का जो लीडर होता है बहुत ही करिस्मेटिक होता है। लाइक अगर आप ओशो को देखोगे, हम ओशो की जो मैं बार बार बोल रही हूँ, उसमें मैं बेसिकली उन्हीं की तो बात कर रही हूँ जो उनके लीडर है। उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ओशो का पूरा मतलब ओशो का पूरा नाम क्या है, बट आई थिंक आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। Membership is exclusively limited to the ruling. Yeah, this is wrong. This is right. This is the mainstream group that accepts its place alongside with other religious bodies. Question number 10. What is ret national action according to Max Weber? I hope आप लोगों ने different type के actions and rationalities पढ़ा होगा by Weber, ठीक है ना? And तो इसमें से बताना है रेट रैशनल कौन है इसमें। गोल ओरिएंटेड एक्शन नहीं है, इफेक्टिव भी नहीं, ट्रेडिशनल भी नहीं। द आंसर इज वैल्यू रैशनल एक्शंस आर बेसिकली रेट रैशनल एक्शंस, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, इसका ये दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following accepts concepts is characterized by a group of individuals who interact, communicate through online platforms, shared interests, goals, identities, and representing diverse geographical locations? Like for example, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं जो बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है ना? उसमें आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लोग जो है बैठ के एक साथ पढ़ रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई हो सकता है अमेरिका से जुड़ा हो, कोई ब्रिटेन से जुड़ा हो सकता है, फिर कोई चाइना का हो, या हो सकता है साउथ एशियन ही हो सारे, इंडोनेशिया का हो, कोई चाइना का हो, जापान से आ गए हो। तो इस तरीके के स्टडी ग्रुप्स भी बनते हैं, ठीक है ना? और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेयर्ड इंटरेस्ट कम्युनिटी है। ये ऐसी कौन सी कम्युनिटी है? देखिए सेक्टोरल कल्चरल फॉर्मल ये नहीं है, द आंसर इज वर्चुअल कम्युनिटी। ओके, सो रिमेंबर दिस। Next question is question number 12. What was the main aim of the Tebaga movement? Tebaga का मतलब होता है 2/3, ठीक है ना? तेभागा मूवमेंट का मेन एम क्या था? एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड टेनेंट्स को जाएगी, और बाकी जो 1/3 है वो लैंड लॉर्ड्स को जाएगी। ये वाला बात सही है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चैलेंज द फाउंडेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये हुआ उसके आसपास ही है 1946 1947, बट दिस इज नॉट करेक्ट है। अ मूवमेंट ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज on the caste hierarchy, this is wrong, this is wrong, the answer is 2/3 of the produce। remember तेभागा का मतलब ही 2/3 होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि तेभागा में कितना भागों की बात करेंगे। भाग का मतलब होता है कितने पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स, भाग का मतलब होता है पार्ट्स, तो तेभागा का मतलब है 2/3। क्वेश्चन नंबर 13, ओरिएंटलिज्म का क्या मतलब है? इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, वेस्टर्न एनालिसिस ऑन और पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज मतलब जिन पे काबू, मतलब जिन पे राज कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया वाज अ कॉलोनाइज्ड कंट्री, वी वर नॉट कॉलोनाइजर्स, वी वर कॉलोनाइज्ड, ईडी लग गया। Political hegemony of the West, this is wrong. Cultural hegemony of colonized societies, no. Colonized तो हम कहाँ ही अपना hegemony दिखा रहे हैं, हम कहाँ ही अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। This is the Western analysis or point of view of cultural practices of the colonized. Western analysis, उनका analysis. This is Orientalism. Remember this. क्वेश्चन नंबर 14, फॉर डर्कहाइम मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटीज क्या होता है? देखिए यहाँ दोनों की बात करिए, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, और ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात बिल्कुल गांठ मान लीजिए। सॉलिडारिटी ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं भाई, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बिकॉज देखिए सॉलिडारिटी ऑफ डिफरेंशिएशन तो क्या दोनों में डिफरेंशिएशन होता है? नहीं। क्या दोनों में रिजेम्बलेंस होता है? नहीं। तो ये दोनों गलत हो गए। ये डिफरेंशिएशन एंड रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस एंड ये देखिए दोनों में कन्फ्यूजन होगा। देखिए ध्यान रख लीजिए, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में लोग रिजेम्बल करते हैं, या ये कह दीजिए सब लोगों को सब कुछ आता है, सबको सब कुछ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या है? दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पे जो वर्क है उसका स्पेशलाइजेशन हो चुका है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो खाना बनाता है वो खाना बनाता है, जो कपड़े धोता है वो कपड़े धोता है,
जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, इलाज करने का काम करता है, सबके पास अपने अपने काम हैं, सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। तो आंसर इज रिजेम्बलेंस फॉर मैकेनिकल एंड डिफरेंशिएशन फॉर ऑर्गेनिक। तो दिस वुड द ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए सबसे इजी वाला जो टोटिज्म है, ध्यान रखिएगा, डरखाइम है। एनिमिज्म इज, कौन है ये, ईबी टाइलर, ठीक है। एंड नेचुरलिज्म इज मैक्स मुलर, एंड दिस वन मैनिनिज्म इज बेसिकली रेडक्लिफ ब्राउन। तो रिमेंबर दिस, और इन दोनों को तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एनिमिज्म सोल, ठीक है ना, और ये टोटिज्म। टोटिज्म को उन्होंने प्रिमिटिव, यही कह दीजिए एकदम प्रिमिटिव रिलीजन बोला है, किसको, टोटिज्म को। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन मैरिज ऑफ अ वुमन टू अ मैन फ्रॉम अ लोअर कास्ट अकर्स, इसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले बात तो ये अलाउड नहीं है, बिकॉज हिंदू सोसाइटी के हिसाब से ये कहा जाता है कि अपनी बेटी को उच्च खानदान में देना चाहिए, अपने से बड़े कुल में व्यक्ति देता है, ऐसा वाला चीज़ है। मूवीज में भी यही दिखाते हैं, और अब क्या बताएं, अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रुथ। व्हेन अ मैरिज ऑफ अ वुमन टू अ मैन फ्रॉम अ लोअर कास्ट, मतलब लड़की के घर की स्थिति अच्छी है, मतलब लड़की बढ़िया स्थिति में है, लड़का लोअर कास्ट का है, तो इससे स्थिति ये किस टाइप की मैरिज है? दिस इज पेटिलोमा, रिमेंबर दिस। एनुलोमा इज उल्टा ऑफ दिस, ठीक है ना, इसमें उल्टी कंडीशन होगी, आदमी बड़े उसका है और जो विमेन है दैट इज ऑफ लोअर कास्ट, तो ये इसका एकदम अपोजिट है, अपोजिट ऑफ पेटिलोमा, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। दीज ऑल ऑप्शंस आर इंपॉर्टेंट। एनुलोमा इज अपोजिट ऑफ पेटिलोमा, मतलब यहाँ पे आदमी की स्थिति अच्छी है, अच्छी में बोलने का मतलब है अपर का है, और विमेन इज ऑफ लोअर। लेविटेट का मतलब होता है जहाँ पे जो देवर है या बेसिकली जो एक लड़का है वो अपने भाई की विधवा से शादी करता है, मतलब उसके भाई की डेथ हो गई है और वो उसकी विडो से शादी करता है, ठीक है ना। और सेरोरेट का मतलब होता है या विडोवर, मतलब जिस व्यक्ति की बीवी गुजर गई हो, वो अपनी बीवी की बहन से शादी करेगा, तो दैट इज सोरोरेट। और लेविटेट का मतलब होता है यहाँ पे लड़का जो है वो अपनी भाभी से शादी करेगा, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटस एंड रोल की सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बतानी है। स्टेटस डिनोट्स द सोशल पोजीशन, रोल डिनोट्स द फंक्शन ऑफ दिस, यस दिस इज राइट। व्हाई? देखिए मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, और डॉक्टर का स्टेटस मुझे मिला हुआ है। अब ये जो डॉक्टर है, इस स्टेटस के हिसाब से मेरे कितने सारे रोल्स हो गए, हो सकता है यही मेरा मेरा मतलब हॉस्पिटल हो, मैं इसका सीईओ भी हूँ, फिर मैं डॉक्टर भी हूँ, ठीक है ना, फिर एज अ टीचर भी, मान लीजिए मैं किसी अपने हॉस्पिटल में टीचिंग का भी काम कर रहा हूँ, तो मैं एज अ डॉक्टर मैं मेंटोर भी हूँ, मान लीजिए मेंटोर ले लो, बाकी टीचिंग मतलब मेंटोर ले लो। तो इस स्टेटस के साथ मेरे बहुत सारे रोल्स, मतलब इस स्टेटस का मतलब है इस पोजीशन के साथ मेरे बहुत सारे रोल्स अटैच्ड हैं। तो स्टेटस सोशल पोजीशन होती है और रोल जो होते हैं फंक्शन होते हैं, ये रिमेंबर दिस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रोल डिनोट सोशल पोजीशन, यहाँ तो उल्टा हो गया, गलत हो जाएगा। स्टेटस एंड रोल आर शेप्ड इन द सोसाइटी इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं, इंडिपेंडेंट वाला कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ जो अगर नॉर्म्स वैल्यूज कस्टम के हिसाब से होंगे, वरना डेवियंस की कंडीशन नहीं आ जाएगी। स्टेटस इज शेप्ड इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल नॉर्म्स वैल्यूज कस्टम्स, एंड ऐसा कुछ नहीं है। The answer is status denotes social position और role denotes the function। और this remember this thing because कभी भी आपसे social सॉरी status और role का पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 18, which one of the among the following is not a major characteristic of family? Okay, clan domination, patriarchal matriarchal families, power of the head of the family, common हित, हित का मतलब होता है कॉमन, मतलब चूल्हा, ठीक है ना, चूल्हा, ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्लैन डोमिनेशन होगा, बिकॉज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली पूछा है, सब होता है, पैट्रियार्कल या मैट्रियार्कल फैमिलीज ही होती हैं, हेड ऑफ द फैमिली होता ही होता है, या तो मैट्रियार्कल में मदर होगी, पैट्रियार्कल में मतलब मदर का मतलब है महिला, और यहाँ पैट्रियार्कल का मतलब है पुरुष, ठीक है ना, और ये सब होता है। Question number 19. Which one of the following is not correct with regard to Weberian conceptualization of social action? अच्छा not पूछा है लेकिन. Sociology is a science of social action. This is right. Social action is a form of human conduct consisting of internal and external attitudes. ये भी सही है. Social action is not dependent on meaning. ये गलत हो जाएगा. Not नहीं, ये तो dependent होता है. Meaning वाला तो होता ही होता है. तो this is right here. Social action is a form of social integration. Sorry, interaction oriented reciprocally on a regular basis. This is also right. ठीक है, तो अगर सही करने को आए तो ए बी डी करना है, गलत करने को आया है तो सी करना पड़ेगा, ठीक है ना। मीनिंग होता है
मैंने कहा ना, एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने पहले भी मैं हम लोग इस सोशल एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, दो बाईसाइकिल्स आ रही हैं, एक दूसरे से धड़म धड़म लड़ गई। अब ये बंदा इधर चला गया, ये बंदा इधर चला गया, विदाउट एनी कॉन्वर्जेशन, ना लड़ाई करी, ना झगड़ा किया, ना कोई बातचीत करी, ना एक दूसरे को देखा, बस उठे उठे चले गए। दैट वोंट बी कंसीडर्ड एज अ सोशल एक्शन। वो एक्शन जरूर है। एक्शन का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में पढ़ते हैं, एक्शन का मतलब होता है क्रिया। क्रिया तो हो रही है, लड़ने की क्रिया हो रही है। ये राम जो है वो श्याम से लड़ गया, साइकिल लड़ गई, क्रिया हो रही है। बट ये सोशल कब होगी? सोशल तब होगी जब कोई मीनिंग होगा, ठीक है ना, कोई इंटरेक्शन होगा, कोई बातचीत होगी, या फिर हो सकता है बातचीत ना हो, या कोई बॉडी लैंग्वेज से इंटरेक्शन होगा। लाइक इसने अपनी आंख दिखा दी, इसने रो के दिखा दिया, या इसने भी अपनी आंख दिखा दी, इसने भी गुस्सा दिखा दिया। तो दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्शन जो वो बात कर रहा है। सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर, दिस इज द सोशल एक्शन। कहीं कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबर्ट मर्टन क्या मतलब है? देखिए, प्रोफेसी का मैं पहले भी मतलब बता चुकी हूँ, अभी मैंने रिसेंट में ही डेवियंस के ऊपर पूरी की पूरी मैराथन ली है। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन, ठीक है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अ प्रेडिक्शन दैट डायरेक्टली कॉजेज इटसेल्फ टू बिकम ट्रू। यस। जेनेटिक डिटर्मिनिज्म नहीं, जेनेटिकल वाला यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जेनेटिकल डिटर्मिनिज्म और सोशल बिहेवियर मतलब हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो उन्हें जीन्स पे हमारे डिपेंड करता है। नो। इकोनॉमिक साइकिल, नो। रिचुअलिस्टिक रिलीजियस रिचुअल्स रीइंफोर्सिंग बिलीफ, दिस इज रॉन्ग। प्रिडिक्शन दैट कॉजेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं, एक को मैं कहती हूँ कि तुम बहुत खराब हो, बहुत खराब हो, बहुत खराब हो, महीना भर तक कह रही हूँ, इसको कह रही हूँ, ये मतलब दोनों ही बच्चे एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, पास पास हो जाते हैं, मतलब एग्जाम में उतने मार्क्स ले आते हैं कि पास हो जाते हैं। इसको मैं कहती हूँ कि भाई तुम तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो। इसको कहती हूँ नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। ये एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि भाई ये टॉपर बन जाए, और ये क्या करेगा, ये बेचारा जो एवरेज मार्क्स ले आता था, ये कहेगा अरे छोड़ो, मेरे से तो वैसे भी अब कुछ नहीं होना, क्योंकि मेरी जब टीचर ही कह रही है तो बात तो खत्म है। तो प्रिडिक्शन जो ट्रू हो जाए, तो प्रिडिक्शन है जो ट्रू हो गई, मेरी प्रिडिक्शन है कि तुम बेकार हो, तुम अच्छे हो, तो ट्रू हो गया, वो वाला चक्कर है। क्वेश्चन नंबर ये 20 था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। Which of the following aspect is not associated with the work of M. N. Srinivas? Statistical view, field view, functional view, caste and occupational difference. This is wrong because statistical view नहीं है, बाकी सब सही है, not पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज सिस्टम लेवल लिंक्स ग्राम पंचायत। अच्छा देखिए, जिला का मतलब ही डिस्ट्रिक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट में ही तो बैठता है डीएम, ठीक है ना। जिलाधिकारी, जिलाधिकारी इज बेसिकली व्हाट, डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज व्हाट, डीएम, हाईएस्ट ऑफिसर। उसके बाद आता है ब्लॉक, और ब्लॉक लेवल के बाद आता है ग्राम। तो द आंसर वुड बी ब्लॉक। डिस्ट्रिक्ट तो वैसे भी जिला होता है ना, जिला 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 को थोड़ी कनेक्ट करेगा, ये भी गलत है, तब आंसर इज ब्लॉक। Question number 23, the rise of Jai Bhim as a Dalit cultural slogan in the 21st century India primarily reflects what? Assimilation into the Hindu nationalist discourse. This is wrong. Assimilation का मतलब होता है बिल्कुल मिलजुल जाना, एकदम घुल जाना, घुल मिल जाना एक तरीके से। तो दलित दलित या ये कह दीजिए बी आर अम्बेडकर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो अगर एसिमिलेट हो जाते हैं तो वर्णा सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर दलित से लड़ाई किस बात पे कर रहे हैं? ठीक है ना, ये तो बात एकदम गलत हो जाएगी। तो वर्णा सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाली बात हो गई ना, अगर एसिमिलेट हो जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। असर्शन ऑफ एंटी कास्ट आइडेंटिटी थ्रू कल्चर सिंबल, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फोकसिंग ऑन जेंडर इशूज का तो ये बात ही नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रमोशन ऑफ मार्क्सेट आइडियोलॉजी भी ये भी नहीं है। द आंसर इज असर्शन ऑफ एंटी कास्ट आइडेंटिटी थ्रू द कल्चर सिंबल, दिस वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप साइज के हिसाब से बताइए डाइट्स एंड ट्राइट्स किसका एनालिसिस में है? ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दिस इज जॉ सिमिल। और कूले का ध्यान रखिएगा, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स की कैटेगरी उन्होंने दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ऑन द इशू ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टेंट्स बैप्टिस्ट एंड मेथोडिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? कल्ट नहीं है, करिश्मा और कल्ट तो भाई एक ही चीज़ हो गया। मैंने भी आप लोगों को बताया है शायद कि कल्ट जो है वो, कल्ट का जो लीडर होता है बहुत करिश्मेटिक होता है, ठीक है ना। फिर मैं उस शो का एग्जांपल दे देती हूँ, मतलब जो अट्रैक्ट कर सके, ऐसी बातें बोले कि मतलब यू यू लाइक फील अटैच टू देम, वैसा वाला चीज़ है। चर्च नहीं है, ठीक है ना, चर्च भी नहीं है, द आंसर इज डिनोमिनेशन। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैकडोनल्ड्स ऑफरिंग मैक आलू टिक्की इन इंडिया किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है?
ठीक है ना। तो कल्चरल डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही है। ग्लोकलाइजेशन, रिलीजियस अडेप्टेशन, अडेप्टेशन है बट रिलीजियस अडेप्टेशन नहीं है। रिलीजियस अडेप्टेशन का मतलब है किसी धार्मिक रूप से तुम अडेप्ट कर रहे हो, नहीं। इकोनॉमिक इम्प्रिज्म भी नहीं है, यहाँ अडेप्टेशन हो रहा है। आई एग्री विद दिस दैट दे आर अडेप्टिंग टू समथिंग, दे आर अडेप्टिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड वैल्यूज सिस्टम्स, और या लोकल टेस्ट को कह लो। लोकल मतलब इंडिया के टेस्ट को वो अडेप्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में ला रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी ला रहे हैं अपने फूड, अपनी जो मेन्यू है उसमें अडेप्टेबिलिटी ला रहे हैं। बट यहाँ जो आंसर है वो ग्लोकलाइजेशन या रिलीजियस अडेप्टेशन वुड बी द रॉन्ग आंसर। एलिमिनेट करना सीखिए। ग्लोकलाइजेशन का मतलब है ग्लोबल और लोकल का कोलैबोरेशन। ग्लोबल इसलिए है क्योंकि मैकडोनल्ड जो है वो एक इंटरनेशनल या ग्लोबल वो है, फ्रेंचाइज है। और आलू टिक्की, मैं का आलू टिक्की लाना, अब तुम अगर अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ तुम्हें आलू टिक्की थोड़ी मिलेगी। आलू टिक्की और ये चाट पताशे ये सब खाना तो हमारा हमारे फूड है ना, हमारा कुजीन हो गया। तो दिस वुड बी ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, मूवमेंट्स दे रखे हैं और स्टेट दे रखे हैं। देखिए चिपकू मूवमेंट कहाँ हुआ, उत्तराखंड। रिमेंबर जो लीडर्स के नाम है वो भी ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ, गुजरात मध्य प्रदेश, मेधा पाटकर। एंटी सीए मूवमेंट ये तो पता ही है सबको, शाहीन बाग दिल्ली। और साइलेंट वैली मूवमेंट इज बेसिकली केरला। तो आंसर इज 2341, 2341, दिस वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे कुछ ऑथर्स और उनकी बुक्स दे रखी हैं। तो अच्छा, जीन बॉडलार्ड की ये ध्यान रखिएगा, सेमुलेक्रा एंड सिमुलेशन है। बटलर अनडूइंग जेंडर, मिशेल फूको बर्थ ऑफ बायोपॉलिटिक्स। अच्छा ये सब सामने ही रखे हैं, ये इन दोनों का तो एकदम ध्यान रखिएगा, मिशेल फूको एंड प्रहलाद का, इनका ध्यान रखिएगा। तो ये तो 1 2 3 4 ही है ये। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, नहीं। अ पर्सन हु हैज इनकॉर्पोरेटेड कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, नो। बिकॉज यहाँ पे हम ग्लोबल प्लस लोकल की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स को तोड़िए। A process which incorporate both globalizing and localizing force. This is right. An identity which local culture carries under the threat of urbanization. This is wrong. Okay, remember this. क्वेश्चन नंबर 30, डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस हमें बताना है। लैक ऑफ पर्सन टू पर्सन इंट्रैक्शन, इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, कंप्यूटराइजेशन। ये सब एडवांटेजेस। द डिसएडवांटेजेस लैक ऑफ पर्सन टू पर्सन इंट्रैक्शन, बिकॉज हम ई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, हम आमने सामने फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हमें बताना है स्लम ड्वेलर्स इन मेट्रोपोलिस exhibit Durkheim's anomy primarily due to low population density, breakdown of traditional community ties, access to, ये this is wrong. Anomy का मतलब क्या होता है, when there is less regulation। अगर आपने इनके टाइप्स ऑफ सोसाइट पढ़े होंगे, देखिए सोसाइट चार टाइप्स के हैं। दो जो हैं वो इंटीग्रेशन के बेसिस पे हैं, दो जो है इंटीग्रेशन के बेसिस पे। अगर इंटीग्रेशन मतलब आप सोसाइटी से कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हैं तो एल्ट्रूस्टिक टाइप का सोसाइट हो जाएगा। अगर आपका कम इंटीग्रेशन है तो इगोइस्टिक टाइप का सोसाइट हो जाएगा। तो ALEG ऐसे करके कुछ याद कर लो। दूसरा होता है दो अगर रेगुलेशंस के बेसिस पे होते हैं, अगर रेगुलेशन बहुत कम है, लेस रेगुलेशन है, तो अनोमिक होता है। और अगर हाई रेगुलेशन है, तुम पे ज़्यादा काबू कर रही है सोसाइटी या कम्युनिटी या कोई भी, तो वो कैस टाइप का सुसाइड होता है, फेटलिस्टिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको मैंने चारों कैटेगरी बता दी। और डरखाइम के अनोमी के हिसाब से देखिए, अनोमी ही दे दिया। अनोमी का पूछ रहा है कि क्या एग्जाम्पल है, तो अनोमी का यही है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी टाइज का टूट जाना, रेगुलेशन का कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 32, टू काउंट द पावर्टी रेशियो इन इंडिया मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स इज यूज बाय, ठीक है ना, ये किसने दिया है, तो दिस इज नीति आयोग। रिमेंबर दिस, ये डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ वाला अगर आप में से कोई भी बच्चा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूछा जा सकता है। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड दिस इन माई स्टडी मटीरियल ऑल्सो, जो डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का स्टडी मटीरियल, उसमें मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के बारे में मैंने बात करी है। सोशोलॉजी वालों के लिए मैं इतना नहीं कह सकती, बट कभी हो सकता है आउट ऑफ द वे जाके पूछ लिया जाए तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग एंड विजन, cognitive disability, sensory, neurological, second, the answer is sensory. Why? देखिए cognitive is also related to mind, everything is related to mind, this is also related to mind, this is also related to mind. psychiatric में तो हमको दिमागी तौर पे कुछ इशू हो गया। न्यूरोलॉजिकल का मतलब है कुछ आपके जो न्यूरॉन्स हैं, मतलब दिमाग की जो नसें होती हैं उसमें कुछ दिक्कत होगी। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द थिंकिंग प्रोसेस,
ठीक है ना, हाउ लॉजिकली यू आर थिंकिंग एंड एवरीथिंग, तो वो थिंकिंग से रिलेटेड है। बस यहाँ पे हेयरिंग एंड विजन की बात करी गई है। आपने अगर 5 सेंसेस पढ़े होंगे, आई एम ट्राइंग टू मेक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कैसे करना है? हियरिंग भाई 5 सेंसेस होती हैं, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। और इस क्वेश्चन में कौन सी डिसेबिलिटी की बात करी गई है? ईयर और आइज के बारे में बात करी गई है, तो सेंसरी हो जाएगा। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 34, what is Pierre Bourdieu concept of cultural capital primarily concerned with? Movable, immovable assets inherited by families, non-financial social assets acquired from the social environment, political power in democracies, religious authorities in society. The answer is non-financial social assets acquired from their social environment. That is our cultural capital. ठीक है ना, कल्चरल कैपिटल। एसेट्स का मतलब होता है आपकी पूंजी। एसेट्स आर बेसिकली योर पूंजी। लाइक अगर आपका अगर घर है, हाउस है अगर आपका, तो वो आपका एसेट है। और वो कैसा एसेट है आपका? इमूवेबल एसेट है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड इज योर एसेट, बट आप इसको कहीं से भी, यहाँ से हैदराबाद ले जाओ, हैदराबाद से मुंबई ले आओ, कहीं भी ले जाओ, तो दैट इज मूवेबल। बट कल्चरल कैपिटल जो होता है वो मूवेबल और मूवेबल नहीं होता है, वो नॉन फाइनेंशियल सोशल एसेट्स हैं, विच कांट बी, मतलब विच इज नॉट फाइनेंशियल। दैट इज बेसिकली द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाइट कॉलर क्राइम किसने दिया है? द आंसर इज सदरलैंड। रिमेंबर दिस थिंग। Next question is question number 36. On the issue of marriage, the term Tarawad is associated with which community? Tarawad किससे related है? Remember this thing, Nayars. Okay? And it's a very good question. क्वेश्चन नंबर 37, यूरोपियन गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम मतलब होता है जो ट्रेडर्स के द्वारा, जो ट्रेडर्स का सिस्टम होता है ना, ट्रेडर्स या मर्चेंट्स, ठीक है ना, व्यापारी, हिंदी में बोलोगे व्यापारी, व्यापारियों, बिजनेसमैन के द्वारा। एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स, ये गलत हो गया है। एसोसिएशन ऑफ सोल्जर्स, नो। एसोसिएशन कॉमन पीपल हु लिव इन द सेम सोसाइटी, विलेज, नहीं। पर्सन एंगेज विद सम ऑक्यूपेशन एंड रिसाइडिंग इन द सेम प्लेस, दिस इज द ऑक्यूपेशन हो गया ना, यहाँ पे कोई काम की बात करना है। एग्रीकल्चर लेबर, लेबरर्स और इन सब का नहीं होता। यूरोपियन गिल्ड सिस्टम इज बेसिकली बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंगेज इन सम ऑक्यूपेशंस एंड रिसाइडिंग इन द सेम प्लेस, दिस इज द राइट आंसर। Next question is 38. Who among the following has defined deviance as a gap between cultural goals and institutionalized means to achieve them? ये हम बहुत बार कर चुके हैं। This is R.K. Merton। और यहाँ पे हम strain theory of deviance की बात कर रहे हैं। किसकी? Merton की। Also remember the 5 modes of adaptation by Merton। ठीक है ना, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? इम्पर्सनैलिटी, अच्छा नॉट पूछा ही, ध्यान रखिएगा। और हायरार्की, ये तो होता है, देखिए इम्पर्सनल रिलेशंस तो होते ही हैं, मतलब कोई ऐसे मोहब्बत के रिलेशंस नहीं है, इम्पर्सनल रिलेशंस हैं। डिफाइंड रूल्स फॉर रिक्वायरमेंट, यस, ये रूल्स भी होते हैं। फिक्स्ड रूल फॉर प्रमोशन, यस। पर्सनल क्वालिटीज इन एडरेंस, मतलब अटैचमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यू, दिस इज रॉन्ग। ब्यूरोक्रेसी में कोई भी ऐसे इमोशनल चीज नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम्स एनालिसिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू सोसाइटी? इगोइस्टिक सोसाइटी टेंड टू बी करेक्टराइज्ड बाय द स्टेट ऑफ एनर्जी एंड पैशन। अच्छा, मैं करेक्ट बताना है। इगोइस्टिक सोसाइटी टेंड्स टू बी करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट टू लाइफ एंड, अभी मैंने इगोइस्टिक सोसाइटी के बारे में आई थिंक पीछे भी बताया है। और मैंने कहा है कि जब व्हेन देयर इज लेस इंटीग्रेशन, जब आपका थोड़ा आप कम सोसाइटी से अटैच होते हैं। Characterized by absence of attachment, yes. Anomic society is characterized by a state of energy and passion. Altruistic society is characterized by disappointment offered by present existence gap between the no. This is wrong, this is wrong, this is wrong. The answer is egoistic society tend to be characterized by the absence of attachment to life and state of apathy. Okay, remember this thing. Question number 41. Which one of the following is not encouraged in human society and culture? Belief, denial of worship rules, rites, rituals, collective identities. The answer is denial of worship rites, ये सब encourage नहीं करा जाता है, ये बाकी सब चीज़ें तो encourage करी जाती है। 42. Which village did S.C. Dubey study? रामपुरा, श्रीपुरम, तंजौर या शिरमपेट? ठीक है, the answer is शमीरपेट, सॉरी। 43. Which sector of Indian economy contributes the most to GDP? Agriculture sector, industrial sector,
सर्विस सेक्टर, ऑल अदर सर्विस सेक्टर इज द राइट आंसर। हाँ, मैंने आपसे पहले भी एक बार एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें मैंने बताया था कि 25 ईयर्स में ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा किया है जीडीपी को। और ये ध्यान रखिएगा, जीडीपी में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहता है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही रहता है। सर्विस सेक्टर टीचिंग हो गया, ठीक है ना, ये सब सर्विस सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, एक्टर्स नहीं। Question number 44. The process of transformation of class in itself to class for itself. In itself से class for itself में बदल जाना, ये किस वजह से होता है? According to Marx is mediated by increasing numeral strength, नहीं, downward mobility, increasing consciousness, working class profits, no, this is the right answer. जब consciousness बढ़ जाती है ना, जब व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में वो हो जाती है, पहचान हो जाती है, तब ऐसा होता है। और ये ध्यान रखिएगा, क्लास इन से क्लास फॉर में जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि इन पहले आता है कि फॉर पहले आता है, तो इन पहले आता है, कुछ ऐसे कीवर्ड बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45. हु ऑथर्ड द बुक मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी रिटन इन 1993? इट्स रिजर, remember this thing. Question number 46. Which term describes the flow of culture across national borders? Cultural lag तो है नहीं, cultural lag का मतलब होता है material and non material culture में कितना गैप छूट जा रहा है। Like for example, आपकी जो traditions हैं, ठीक है ना, और ट्रेडिशंस हो गए और आपकी जो टेक्नोलॉजी है, देखिए कहीं दोनों सेम पेस पे नहीं डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उससे बढ़ रही है और आपके ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं बहुत स्लो पेस से आगे बढ़ रहे हैं, या ये कह दीजिए आप बहुत देर में जो है वो बहुत ओपन अप हो पा रहे हैं नई चीज़ों को लेके, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है, तो ये तो गलत है। डिफ्यूजन इज़ राइट। हेजेमनी यहाँ पे कोई वर्चस्व साबित करने की कोशिश नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे कल्चर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। And ethnocentrism, this is also wrong, this is wrong. Cultural diffusion is the right answer. Question number 47. Who talks about structuration as a structuring of social relations, again time and space? The answer is Giddens. Okay, remember this thing, structuration theory जो है, that is also given by Giddens, so this is the right answer. Question number 48. What is Clifford Geer's approach to cultural analysis called? Remember this thing, it's symbolic interactionism, ठीक है ना। क्लिफर्ड गेयर्स जो है वो एक इंट्रैक्शनिज्म बोल रही हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंड ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल थिक डिस्क्रिप्शन का हम इनका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। Question number 49. Who first used the term symbolic interactionism? मीड, गॉफमैन, गिडेन, ब्लूमर। देखिए मीड भी सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के थिंकर हैं, बट जो यूज करने वाले हैं वो ब्लूमर हैं। क्वेश्चन नंबर 50. Who among the following has conceptualized media as a cultural industry? कल्चर इंडस्ट्री किसने कंसेप्चुलाइज किया है? दैट इज आंसर इज क्रिटिकल थ्योरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 51. कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग्स है, मैच करना है। lineage, descent, community and association. An area of social living marked by some social degree of social cohesion. Okay, tracing origin from a common ancestor, a group of people who voluntarily organize to pursue common goal, broader network of relationship and connection between generation. देखिए यहाँ पे जो pursue goal की बात हो गई, तो this is association. coherence है, लोगों के बीच में मतलब मिलजुल के रहते हैं, तो this is एसोसिएशन। ये है कम्युनिटी, ये है एक कॉमन एंसेस्टर से अपने मतलब अपने ओरिजिन को ट्रेस करना, दैट इज लीनेज। एंड डिसेंट इज बेसिकली अ ब्रॉड नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एंड कनेक्शन बिटवीन द जनरेशन। तो आंसर वुड बी 4, दिस वुड बी राइट, 2, 4, 1 and 3, तो रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 52. हर्मेन्यूटिक्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल टूल। हर्मेन्यूटिक्स का मैं पहले भी मतलब बता चुकी हूँ। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब होता है आप जो ये टेक्स्ट होते हैं या आपका कोई भी बुक्स है फॉर एग्जांपल, तो उसको उसका इंटरप्रिटेशन करना, तो दैट इज़ बेसिकली हर्मेन्यूटिक्स। तो ये कहाँ की देन है? अमेरिकन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, जर्मन, इटालियन या इंडियन? दिस इज जर्मन, ठीक है ना, रिमेंबर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 53. व्हेन अ फैमिली, द ग्रैंडफादर वॉज अ मेसन इन अ विलेज, फादर स्कूल मास्टर बन गए स्मॉल टाउन में, और जो लड़का है उनका वो आईटी इंजीनियर बन गया। तो ये जो है किस टाइप की मोबिलिटी? कल्चरल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम ही उस पर चल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज एक स्कूल में टीचर हूँ,
और मैं किसी दूसरे स्कूल में टीचर बन जाती हूँ, अच्छी सैलरी है, मतलब यहाँ पे थोड़ा मुझे कम मिल रहा था, थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था, तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है बिकॉज देर इज़ सम मूवमेंट, बट इज़ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मेरा ऐसा कोई खास वर्टिकली मेरा ऐसा कोई एडवांटेज नहीं हुआ है, मतलब मैं हॉरिजॉन्टली लेवल पे चल रही हूँ, अभी भी पहले भी टीचर पे अभी भी टीचर। इंट्रा जनरेशनल हो नहीं सकता क्योंकि एक ही जनरेशन में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑल क्वेश्चन में 3 जनरेशन की बात करी कि ग्रैंड फादर, फादर एंड सन। द आंसर इज इंटर जनरेशनल। और अगर आपने मोबिलिटी के ऊपर अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो मोबिलिटी के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने सिर्फ सोशल मोबिलिटी के टाइप्स पे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है ना। ये वीडियो है यहाँ पे, आप देख सकते हो। Question number 54, and this is the last question of this video. Which theory advocates the view that social entities are all part of broader society and structure? Social entities are all part of broader society and structure. Postmodernism, structuralism, phenomenology, or exchange theory. These all are wrong. Structuralism is the right answer. Structuralism is basically it's based on idea दैट जो सोशल एंटिटीज या एलिमेंट्स होते हैं ना, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट मीनिंग, मतलब उनका कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं होता है। दे कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मतलब हम उनको अलग अलग नहीं समझ सकते, हम उनको एज अ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर के उसमें ही पढ़ सकते हैं या उनको समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड या थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।